नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया पर कर्ज है 340 ट्रिलियन का। क्या आप मानते हैं? मानते हैं तो कमेंट करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने आती है। इसमें पूरे अर्थशास्त्र के सिस्टम को समझाया गया है, तो आप कृपया वीडियो को पूरी देखें और बताएं कि आपको इसमें क्या लगता है। 100 ट्रिलियन कर्ज है, कमाई से 3 गुना ज्यादा। यह मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। तो यह हुआ कैसे? और सबसे इम्पोर्टेंट तो यह जानबूझकर किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो 300 साल पहले डिजाइन किया गया। चारों लोगों ने, 4 बैंकर्स 300 साल एक एक करके एक ऐसा जाल बुना जिसमें कोई नहीं निकल सकता, जिससे न तुम, न मैं, न हमारा देश, न कोई और भी देश। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह जाल कैसे बुना गया, किसने बुना और क्यों दुनिया का हर देश आज कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें से निकलना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। अब वह फैक्ट सुनो जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। दुनिया का हर देश कर्ज में है। हर एक अमेरिका पे 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जापान पे 9 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, चाइना पे 13 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, रशिया पे 450 बिलियन डॉलर का कर्ज है, इंडिया पे 17 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। पूरी दुनिया पे कुल मिला के 340 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यह दुनिया की पूरी इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा है। अब जरा रुको और सोचो, अगर हम देश पर कर्ज, यह पैसा दिया किसने? हर देश पर कर्ज है तो यह पैसा आखिर दिया किसने? कौन इतना कर्ज दे रहा है? क्या आपने कभी सोचा है यह उधारी किससे ली और किसने दी? क्या एलियंस ने दी? मंगल ग्रह से आया यह पैसा? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब सुनोगे तो बैठ जाओगे। यह पैसा किसी के पास आया नहीं, यह हवा से बनाया गया है। हाँ, हवा से कुछ नहीं कि पैसा बन गया। यह कैसे पॉसिबल है, यह समझने के लिए तुम्हें 4 लोगों की कहानी सुननी पड़ेगी। 4 बैंकर्स 300 साल एक एक करके इन्होंने ऐसा जाल बुना कि आज पूरी दुनिया उसमें फंस गई। और यह कोई 300 साल की सीक्रेट प्लानिंग नहीं थी। सिस्टम स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ। इमोशन ने इसको सेव दिया और यह असली इतिहास है, कागज पर लिखा हुआ। मीटिंग्स हुई, एग्रीमेंट हुए, कानून बने, सब ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। पहले आदमी से शुरू करते हैं। साल 1694 से पहले की दुनिया समझो। उस वक्त देश ऐसे नहीं होते थे जैसे आज है। राजा होते थे, राजाओं को पैसे की जरूरत होती थी। जंग लड़नी है तो पैसा चाहिए, किला बनाना है तो पैसा चाहिए, फौज को तनख्वाह देनी है तो पैसा चाहिए। तो क्या करते थे राजे? किसी अमीर सेठ से उधारी लेते थे, प्रॉमिस करते थे कि वापस करूंगा इंटरेस्ट के साथ, और अगर वापस नहीं कर पाए तो क्या होता था? राजा कहता था कि भाई नहीं दे सकता, माफ कर। सेठ का पैसा डूब जाता था। कभी कभी राजा सेठ को जेल भी करवा देता था ताकि मांगने ना आए, और फिर राजा किसी और सेठ से उधारी ले लेता था। सिस्टम साफ हो जाता था। कर्ज कुछ वक्त के लिए होता था तो चुका दिया जाता या मना कर लिया जाता, लेकिन कर्ज हमेशा के लिए नहीं होता था। लेकिन एक आदमी ने यह पूरा सिस्टम बदल दिया। उसका नाम था विलियम पैटसन। यह एक स्टॉफिश सौदागर था, मतलब स्कॉटलैंड का व्यापारी। यह कई बार अमीर बनने की कोशिश करके फेल हो चुका था। आधी जिंदगी इधर उधर भटकता रहा। साल 1691 में इसके दिमाग में एक आइडिया आया जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने वाला था। उस वक्त इंग्लैंड फ्रांस के साथ जंग लड़ रहा था। इंग्लैंड का राजा था विलियम द थर्ड। वो डिस्पेंसरी पैसों की जरूरत में था, खजाना खाली था। क्यों? जंग सस्ती नहीं होती। सोचो, जंग लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? सोल्जर्स की तनख्वाह। एक सोल्जर्स को महीने के 2-3 पाउंड मिलते थे। 500 सोल्जर्स हो तो सोचो कितना पैसा चाहिए हर महीना। वेपन्स, बंदूकें, तलवारें, गोला बारूद, यह सब फैक्ट्रीज से ऑर्डर करना पड़ता था। केस में शिप्स लेवल वार के लिए वारपेक्स। दोस्तों, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो बनाने में 3 महीने की मेहनत है दोस्तों। खाना और हजारों 500 सोल्जर को रोज खिलाना, घोड़े गधे, ट्रांसपोर्ट, टेंट्स, यूनिफॉर्म, यह सब रोज का खर्चा। और कभी कभी
मर्सनीज में हायर करने पड़ते थे मशीनरीज, विदेशी सोल्जर जो और भी महंगे होते थे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, कूलर, पंखे और स्पेयर पार्ट्स के रिटेल और होलसेल विक्रेता। कभी कभी मर्सिडीज भी हायर करने पड़ते थे, विदेशी सोल्जर जो और भी महंगे होते थे। टैक्स से इतना पैसा नहीं आ रहा था, ट्रेजरी खाली थी। राजा पर्सनली गरीब नहीं था, उसके महल थे, सर्वेंट थे, लेकिन देश का खजाना खाली था। और जंग हारे तो सब खत्म। बहुत पुरानी सेठ नया लोन देने से मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड पहले भी लोन लेके मना कर चुका था, कह दिया था नहीं दे सकते। सेठों का पैसा डूबा था, अब भरोसा नहीं था। तो पैटसन राजा के पास गया एक प्रपोजल लेके। उसने कहा कि मैं अमीर सेठों का ग्रुप बनाऊंगा, हम मिलके गवर्नमेंट को 12 लाख पाउंड देंगे। अब यहाँ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? उस वक्त राजा और उसकी पार्लियामेंट मिलके गवर्नमेंट होते थे। राजा अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था, पार्लियामेंट की भी हाँ चाहिए होती थी। पार्लियामेंट मतलब अमीर लोगों की एक सभा जो राजा के साथ मिलके देश चलाती थी। पैटर्न्स ने प्रपोज किया, हम गवर्नमेंट को 12 लाख पाउंड दे देंगे। यह आज के हिसाब से $300 मिलियन होता है, 2000 करोड़ से ज्यादा, बहुत बड़ी रकम। अब यहाँ पैटर्न से चाल समझो। उसने कहा कि यह लोन कभी वापस नहीं करना, कभी नहीं। असली रकम जो 12 लाख पाउंड है वह कभी नहीं लौटाना, बस इंटरेस्ट देते रहना हमेशा के लिए, 8% इंटरेस्ट हर साल। सोचो, इसका मतलब तुमने 100 रुपए उधारी के लिए, तुम्हें वह 100 रुपए कभी वापस नहीं करने, बस हर साल 8 रुपए देते रहो जिंदगी भर। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे भी 8 रुपए दे, उसके मरने के बाद उसके बेटे भी। यह सिलसिला कभी खत्म ना हो। तुम पूछोगे कि सेठ यह क्यों मानेंगे, पागल है क्या? अपना पैसा देंगे और वापस नहीं लेंगे, और उस इंटरेस्ट की भी क्या गारंटी? बहुत सही सवाल पूछा है आपने दोस्तों कमेंट में। यह पैटर्न्स की असली शातिराई समझो। सेठ अपना पैसा डायरेक्ट राजा को नहीं देंगे, पहले एक नया इंस्टीट्यूट बनेगा, उसका नाम होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। यह बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक था। सेंट्रल बैंक मतलब क्या? वो बैंक जो बाकी सब बैंक्स का बाप हो, जो सीधा सरकार को पैसा दे सके, जो पूरे देश के पैसों को कंट्रोल करे। सेठ अपना सोना इस बैंक ऑफ इंग्लैंड में डालेंगे, फिर यह बैंक वो सोना गिरवी रख के गवर्नमेंट को लोन देगा। लेकिन रिस्क अगर राजा मना कर दे तो, इसलिए पैटसन ने कहा कि यह इंटरेस्ट की गारंटी पार्लियामेंट देगी। मतलब राजा नहीं, पूरी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट गारंटी कैसे देगी? टैक्स से। मतलब जब तक इंग्लैंड की आवाम टैक्स भरती रहेगी तब तक इंटरेस्ट आता रहेगा। राजा मरे या जिए, सरकार बदले या ना बदले, जब तक देश है लोग टैक्स देते हैं तब तक सेठों का इंटरेस्ट आता रहेगा। बिना कुछ किए सोते सोते पैसा आता रहेगा। पार्लियामेंट ने यह स्कीम 1694 में अप्रूव कर दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, सेठों ने सोना दिया, गवर्नमेंट को जंग का पैसा मिल गया, और इंसानी इतिहास में पहली बार देश का कर्ज परमानेंट हो गया, हमेशा के लिए। यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसे सॉल्व करना है, यह सिस्टम का एक फीचर बन गई। लेकिन रुको रुको, सबसे खतरनाक बात अभी आई ही नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक और पावर दी गई। वो गवर्नमेंट के कर्ज के अगेंस्ट नोट्स छाप सकता था, मतलब कागज का पैसा छाप सकता था। यह समझो ध्यान से, पहले सोना ही पैसा होता था। तुम्हारे पास सोना है तो तुम अमीर हो, नहीं तो गरीब हो। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, पेपर मनी, कागज का पैसा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि हम कागज के नोट्स छापेंगे और हर नोट पर लिखा होगा कि इस नोट के बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना मिल सकता है। अब गवर्नमेंट ने 12 लाख पाउंड का लोन लिया, बैंक ने नोट छाप दिए। मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कर्ज लिया, उस कर्ज के बदले में नए नोट्स छाप दिए, और यह नए नोट्स मार्केट में आ गए। गवर्नमेंट जितना ज्यादा कर्ज ले
बैंक उतना ज्यादा नोट छापे, उतना ज्यादा पैसा मार्केट में आए। अभी यह पूरा समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आगे मोगन की कहानी में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि यह एग्जैक्टली कैसे काम करता है। यह चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर आप आईएएस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन है चाहे स्टूडेंट है, यह वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, आपके दिमाग खोल देगी। अभी इतना समझो कि पेटर्स ने एक टेम्पलेट बना। स्टेप 1, गवर्नमेंट उधारी ले। स्टेप 2, उस उधारी के अगेंस्ट नए नोट्स छापे जाए। स्टेप 3, असली रकम कभी ना चुकाए। स्टेप 4, इन्वेस्टर हमेशा भरे, इंटरेस्ट हमेशा भरे। स्टेप 5, यह चक्कर चलता रहे हमेशा के लिए। अगर तुम बैंकर हो तो यह कमाल का सिस्टम है, तुम सोते सोते पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर तुम आम आदमी हो, टैक्स पेयर हो, तो यह बर्बादी है, क्योंकि तुम उस कर्ज का इंटरेस्ट भर रहे हो जो कभी खत्म होगा ही नहीं, जो खुद तुमने कभी कर्ज लिया ही नहीं। पैटर्न्स 1719 में मर गया, कोई खास समय नहीं बना, लेकिन जो सिस्टम उसने बनाया वो 331 साल बाद आज भी चालू है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कर्ज आज तक चुकाया नहीं गया, कभी नहीं, बस बढ़ता रहा। यह पहला चाल था। अब रुको और दूसरा आर्किटेक्ट समझो। पैटर्न्स ने कर्ज को परमानेंट बनाया, लेकिन उसकी एक लिमिट थी। एक देश का सेठ एक देश की गवर्नमेंट को पैसा देता था, सब कुछ एक देश के अंदर। अगर उस देश की गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया, अगर देश ही डिफॉल्ट कर दे, तो सेठ का पैसा डूबता था ना। लेकिन बाकी दुनिया पर क्या असर? कुछ नहीं। इंग्लैंड का मसला इंग्लैंड में, फ्रांस को क्या फर्क पड़ता है, जर्मनी को क्या। वीडियो स्पॉन्सर्ड PTYT न्यूज़ एंड ध्यान योगी मोटिवेशन। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार के कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेयरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर। मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. के बाद फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। अगर देश ही डिफॉल्ट कर दे तो सेठ का पैसा डूबता था, लेकिन बाकी दुनिया पर क्या असर? कुछ नहीं। इंग्लैंड का मसला इंग्लैंड में, फ्रांस को क्या फर्क पड़ता है, जर्मनी को क्या। दूसरे आर्किटेक्ट ने इस लिमिट को तोड़ दिया। उसका नाम था नेथन रथचाइल्ड। पहले रथचाइल्ड फैमिली को समझो। यह 5 भाई थे, पांचों यूरोप के 5 मेन शहरों में बैंकिंग सेक्टर में टॉप पर थे। लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना, नेपल्स, 5 बड़े शहर, हर शहर में एक रथ चाइल्ड भाई। अब नेथन रोथचाइल्ड की बात करते हैं, जो लंदन में था। 5 भाइयों में सबसे शातिर। उस वक्त यूरोप में नेपोलियन नाम का एक फ्रेंच जनरल पूरी दुनिया पर कब्जा करने चला था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रुसा, रशिया सब उससे लड़ने के लिए पैसा चाहते थे। नेथन ने यहाँ एक नया धंधा शुरू किया। पहले समझो कर्ज का पुराना तरीका। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वह किसी सेठ के पास जाती। सेठ अपने पैसों में से उधारी देता, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती। सिंपल। प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ बहुत अमीर सेठ ही गवर्नमेंट को पैसा दे सकते थे। छोटे इन्वेस्टर के लिए कोई रास्ता नहीं था।
अब समझो नेतन ने क्या नया किया। मैं तुम्हें सब्जी मंडी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सोचो, तुम्हारे गांव में एक सब्जी मंडी है। किसान सब्जी लाता है, सीधा कस्टमर को बेचता है। सिंपल। अब सोचो, एक आदमी आया, उसने कहा मैं बीच में बैठूंगा, किसान मुझे सब्जी बेचेगा, मैं कस्टमर को बेचूंगा, बीच का मुनाफा मेरा। यही नेथन ने किया, लेकिन सब्जी की जगह कर्ज के साथ। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वह एक कागज लिखती थी, उसमें लिखा होता था कि हमने 1000 पाउंड का कर्ज लिया, हम इस कागज के मालिक को हर साल 50 पाउंड इंटरेस्ट देंगे और 10 साल बाद 1000 पाउंड वापस। इस कागज को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड एक तरह का वादा है, गवर्नमेंट का वादा कि यह पैसा वापस करेगी इंटरेस्ट के साथ, और यह वादा एक कागज पर लिखा है जो हाथ से हाथ बिक सकता है। पहले गवर्नमेंट यह बॉन्ड सीधा सेठों को बेचती थी, लेकिन सिर्फ अमीर सेठ खरीद सकते थे, क्योंकि एक एक बॉन्ड बहुत महंगा होता था। नेतन ने कहा तुम यह बॉन्ड मुझे दो, मैं इसे छोटे छोटे पीसेज में बांटूंगा और हजारों लोगों को बेचूंगा। मतलब क्या हुआ? पहले एक गवर्नमेंट बॉन्ड 10,000 पाउंड का होता था, सिर्फ बहुत अमीर लोग खरीद सकते थे। प्रॉब्लम क्या थी? सोचो, गवर्नमेंट को 1 लाख पाउंड चाहिए। पूरे देश में सिर्फ 20 लोग हैं जो 10,000 पाउंड अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 10 लोग मना कर दे तो गवर्नमेंट को सिर्फ 500 मिलेगा और महीना भर लग जाएगा इतने अमीर लोगों को मनाने में। नेथन ने क्या किया? उसने कहा मैं इस 10,000 पाउंड के बॉन्ड को 100 पाउंड के 100 पीसेस में बॉन्ड दूंगा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक सेल्स सर्विस एंड स्पेयर बिजली उपकरणों के होलसेल और रिटेल विक्रेता 100 के पीसेज में बांट दूंगा। अब क्या हुआ? पहले सिर्फ 20 अमीर लोग खरीद सकते थे, अब 2000 लोग खरीद सकते हैं। डॉक्टर खरीद सकता है, वकील खरीद सकता है, दुकानदार खरीद सकता है, जिसके पास थोड़ा भी पैसा बचा है वह खरीद सकता है। जैसे शेयर खरीदते हो आप, जब ज्यादा लोग खरीदना चाहे तो जल्दी बिकता है, हफ्ते भर में पैसा मिल जाता है। और रथ चाइल्ड वो बीच में कमीशन खाता था, हर बॉन्ड पे थोड़ा एक्स्ट्रा। जैसे 100 रुपए का शेयर है, आपको 110 देने हैं, 100 का बॉन्ड 102, 103 में बेचता, 2-3 पाउंड की कमाई हर बॉन्ड पे। गवर्नमेंट को फायदा, पैसा जल्दी जल्दी मिला, इजीली मिला। रथ चाइल्ड को फायदा, कमीशन मिला, धंधा बड़ा हुआ। इन्वेस्टर्स को फायदा, छोटा पैसा लगा कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कमा सकते थे। अब यहाँ एक और नया कॉन्सेप्ट आया, सेकेंडरी मार्केट। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ बॉन्ड बिक सके, खरीदार से खरीदार तक। सोचो, तुम एक बॉन्ड खरीदे, अब तुम्हें पैसा चाहिए अर्जेंट। पहले क्या करते? गवर्नमेंट के पास जाते, मेरा पैसा वापस दो। गवर्नमेंट बोलती भाई 10 साल बाद मिलेगा, इंतजार करो। लेकिन अब तुम वो बॉन्ड किसी और को बेच सकते हो। कल खरीदा, आज बेचा, पैसा मिल गया। नेतन रथ ने यह पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। हर देश के बॉन्ड्स, हर जगह बायर्स का एक नेटवर्क जहां कर्ज बिकता था सब्जी की तरह। अब समझो यह खतरनाक क्यों था? रथ चाइल्ड से पहले अगर कोई गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं दूंगा पैसा, तो क्या होता था? एक सेठ का पैसा डूबता था, वो सेठ दुखी होता था, बाकी दुनिया पर कोई असर नहीं। लेकिन रथ चाइल्ड के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बॉन्ड फ्रेंच इन्वेस्टर्स के पास भी थे, फ्रेंच बॉन्ड्स जर्मन बैंक्स के पास भी थे, जर्मन बॉन्ड्स ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के पास भी थे। सब एक दूसरे से जुड़ गए। अगर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती हम पैसा नहीं देंगे तो क्या होता? सोचो, इसको गांव के एग्जाम्पल से समझो। रामू ने शाम को 100 रुपए दिए, श्याम ने यह 100 मोहन को दे दिए, मोहन ने गणेश को दे दिए, गणेश ने पप्पू को दे दिए। अब सब खुश है, सबके पास कागज है कि मेरे 100 आने वाले हैं। एक दिन रामू बोला भाई मेरे 100 वापस करो। श्यामू बोला मेरे पास कहाँ है, मोहन के पास है।
मोहन बोला मेरे पास कहाँ है, गणेश के पास है। गणेश बोला मेरे पास कहाँ है, पप्पू के पास है। पप्पू बोला मेरे पास तो है ही नहीं भाई, लग गए काम से। अब क्या हुआ? पप्पू डूबा तो गणेश का पैसा डूबा, गणेश डूबा तो मोहन का पैसा डूबा, मोहन डूबा तो श्याम का पैसा डूबा, श्याम डूबा तो रामू का पैसा डूबा, एक डूबा तो सब डूबे, डोमिनो की तरह। यही हो रहा था यूरोप में। इंग्लैंड के बॉन्ड्स फ्रांस वालों के पास थे, फ्रांस के बॉन्ड्स जर्मनी वालों के पास थे, जर्मनी के बॉन्ड्स ऑस्ट्रेलिया, सब गोलमाल है भाई। ऑस्ट्रेलिया वालों के पास सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर इंग्लैंड बोलता हम नहीं देंगे पैसा तो क्या होता? इंग्लैंड के बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो, कागज बेकार। फ्रांस वालों का पैसा डूबता, वो बैंक करप्ट होने लगते। बैंक करप्ट होने से बचने के लिए अपने जर्मनी वाले बॉन्ड्स बेचने लगते, जल्दी जल्दी कम दाम में। जर्मन बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती, जर्मन बैंक्स डूबने लगते, वो ऑस्ट्रेलियन वाले बॉन्ड्स बेचने लगते, ऑस्ट्रेलिया डूबता। फिर और देश एक के गिरने से दूसरा गिरता, दूसरे के तीसरा, डोमिनो की तरह सब गिर जाते। यह रस्ट की असली चाल थी। उसने कर्ज को इतना ज्यादा लोगों में बांट दिया, इतने ज्यादा देशों में फैला दिया कि अब कोई एक गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती थी। मना करने का मतलब था पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम तोड़ना, और वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, नेपोलियन हारा। नेतन रस्ट को यह खबर लंदन में सबसे पहले मिली। उसने प्राइवेट मैसेंजर को ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी तेज थे, उसने इस खबर का फायदा उठाया और एक दिन में इतना पैसा कमाया जो आज के हिसाब से मिलियंस में होगा। कैसे? यह डिटेल हिस्टोरिकल में डिबेटेड है, लेकिन इतना पक्का है कि उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क उसे मैसिव एडवांटेज देता था। 1820 तक रोथस्चाइल्ड फैमिली ने पूरे यूरोप के कर्ज पर कब्जा कर लिया। किसी भी गवर्नमेंट को उधारी चाहिए, रोथस्चाइल्ड के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का नेटवर्क उनके पास था, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास था, टर्म तो डिसाइड करते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई गवर्नमेंट अब डिफॉल्ट नहीं कर सकती थी। मना करने का ऑप्शन ही खत्म। दोस्तों, यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो स्पॉन्सर डीडी इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, सेल्स सर्विस एंड स्पेयर। रिफॉर्म इंडिया में भी आगे बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, कंपनीज आई, जॉब्स बने, ये सब सच है। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि यह रिफॉर्म इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, यह चॉइस नहीं थी, यह मजबूरी थी। और सबसे दर्दनाक बात, इंडिया ने अपना सोना गिरवी रखा। हाँ, सोना, गोल्ड, 67 टन सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सोना था वो निकाला और बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेजा। यह लो हमारा सोना, इसके बदले हमें कुछ वक्त के लिए पैसा दो। सोचो इसके बारे में, एक आज़ाद देश जिसने गोरों से आज़ादी ली, जिसने ब्रिटिशों को भगाया, उसने अपना सोना वापस गोरे लोगों के बैंक में गिरवी रख दिया। 1947 में सोना गोरों के पास था, 1991 में फिर से गोरों के पास पहुंच गया। हमारे माता पिता ने जो वक्त देखा है उनसे पूछो। पेट्रोल के दाम रात भर में डबल हो गए थे, राशन की लाइनें कितनी लंबी थी, मिडिल क्लास का क्या हाल था, नौकरी जाने का डर था। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने IMF की सारी कंडीशन की मानी, कोई ऑप्शन नहीं था, मानो वरना डूब जाओ। यह वही पैटर्न है जो वोल्कर ने डिजाइन किया है। डिफॉल्ट होने दो, फिर हाथ में ले लो, कंडीशंस लगाओ, इकोनॉमिक सॉवर्निटी यानी आर्थिक आजादी ले लो और कर्ज को परमानेंट बना दो। यह पैटर्न अब वक्त रिपीट हो रहा था, अब तक रिपीट हो रहा था। ग्रीस में 2010 में यही हुआ, डेट क्राइसिस, IMF ने हेल्प की, कंडीशंस लगाई, लोगों की पेंशन्स काटी गई, हॉस्पिटल में दवा नहीं थी। अर्जेंटीना में 2001 में यही हुआ, इकोनॉमिक कोलैप्स, IMF ने हेल्प की,
लोग सड़क पर आए। श्रीलंका में 2022 में यही हुआ। तुमने देखा है टीवी पे पेट्रोल नहीं था, खाना नहीं था, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। हर बार वही स्ट्रक्चर, IMF योन्स, ताकि इन्वेस्ट भागते रहो, खर्चे में कटौती करो, अपना कंट्रोल छोड़ो, और कर्ज कभी खत्म नहीं होता, बस रिस्ट्रक्चर होता है, परमानेंट होता है। वोल्कर 2019 में मरा, लेकिन उसकी लेगेसी, वो मैकेनिज्म, वो इंश्योर करता है कि कर्ज का जाल ग्लोबल है और इससे भागना नामुमकिन है। वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। और क्या कहेंगे आप इस माया जाल, इस कर्ज के जाल के बारे में, टिप्पणी में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों, अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। तुम पहले दुखी रहती थी, अब इतनी सुखी कैसे रहती हो? क्योंकि मैंने ध्यान योगी मोटिवेशन सप्लाई फन समन्वय कर लिया है, असली ज्ञान मिल गया है।